हाँ जी, फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन एंड स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के बारे में। व्हाइल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन इज वीकर बिकॉज उनका कपलिंग कांस्टेंट जो है दैट इज 100 टाइम्स वीकर एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के लिए कपलिंग कांस्टेंट 1 होता है। जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है उसके लिए जो कपलिंग कांस्टेंट हम यूज करते हैं दैट इज 0.01। सो यू कैन से दैट 10⁻²। सो उस वजह से हमारे पास जो इंटरेक्शन टर्म्स आती हैं, करेक्शन टर्म्स आती हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू माय अनोमलस मैग्नेटिक मोमेंट, all those terms happen to be in favor of the extended nature of the proton और न्यूट्रॉन। मतलब इसमें क्या हो जाएगा कि प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है उसकी जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, जो एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल का जो हमारे पास डाटा है वो दोनों मैच नहीं करते अकॉर्डिंग टू दी ड्राक थ्योरी। तो ड्राक के कॉरस्पॉन्डिंग जो पार्टिकल है वो पॉइंट लाइक है, तो उसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट डिफरेंट यूनिट 1 न्यूक्लियर मैग्नेटॉन आएगा। अगर लेकिन हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल फीचर है उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक मूवमेंट 2.79 न्यूक्लियर मैग्नेटॉन के कॉरस्पॉन्डिंग आता है। जो नॉर्मलस पार्ट है, जो एम्बिग्विटी है, वो सारे का सारा जो रिजॉल्व होता है दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू एक्सटेंडेड नेचर ऑफ द एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटॉन। मतलब जो प्रोटॉन है पॉइंट लाइक नहीं है। इलेक्ट्रॉन के कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रक्चर है उसको हम एक्सप्लेन कर पाते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन इज फाउंड टू बी हैविंग पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन की इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं है, प्रोटॉन की इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो प्रोटॉन की इंटरनल स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू कंसीडर द स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स। तो स्कैटरिंग कैसे आप इवॉल्व करेंगे? स्कैटरिंग आप प्राइमरी सोर्स कौन सा यूज कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग यूज कर सकते हैं, या प्रोटॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग यूज कर सकते हैं, या फिर न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग यूज कर सकते हैं। तो आपको प्रोब चूज करनी पड़ेगी, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दी मास। कौन सा मास मैसिव पार्टिकल है, कितनी उसकी वेवलेंथ होगी, डिपेंडिंग ऑन दैट आपके पास कितनी एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके पास जो पार्टिकल है दैट विल बी उसकी कितनी डीप इनइलास्टिक स्कैटरिंग या डीप स्टडी आप कर पाएंगे। ठीक है जी। तो जो आपके पास डीप ब्रॉगली वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन की, वो आपको देखनी पड़ेगी कितनी है, प्रोटॉन के साइज के बराबर है कि नहीं है। तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग पता चलेगा कि वो प्रोटॉन के अंदर अंदर क्या क्या है, वो सारा स्टडी हम कर पाएंगे। तो सब आज स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग से। सो कंसीडर ए सिंपल केस ऑफ स्कैटरिंग। तो सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं जितनी प्रोवाइड कर सकता हूँ प्रोवाइड करूंगा बेटा। बाकी लिटरेचर आप इंटरनेट से भी ढूंढ सकते हैं, या चैंगली की बुक है, या फिर एक दो बुक्स और भी है आपके पास, वहां से आप चूज कर सकते हैं। सो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे आज। So let us start with consider a simple case of scattering of electron. तो इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की स्कैटरिंग। एंड प्रोटॉन्स कैन बी अंडरस्टूड एज एन इलेक्ट्रॉन कम्स एंड इट स्कैटर्स ए प्रोटॉन। तो प्रोटॉन जो है हमारे पास आपके पास टारगेट की तरह बिहेव करेगा यहाँ पे, और जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन आपके पास इनकमिंग पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे आपके पास इनकमिंग प्रोटॉन को डिनोट किया गया है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास क्या रहेगा कि आपके पास इनकमिंग प्रोटॉन का मोमेंटम लिख रखा है, एंड आउटगोइंग प्रोटॉन जो है उसका मोमेंटम यहाँ पे बेटा डिनोट कर दिया गया है। एंड जो मीडिएटर रहेगा वो आपका यहाँ पे प्रोटॉन है, वर्चुअल प्रोटॉन की कॉरस्पॉन्डिंग डिनोट किया गया है। आपका जो वर्टेक्स बनेगा कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट, उसके बारे में आप पढ़ना चाहते हैं तो आप डीसी जोशी की बुक है, वहां से आपको लिटरेचर मिल जाएगा कि वर्टेक्स कैसे लिखा जाता है। ठीक है जी। तो प्रोटॉन्स का जो मोमेंटम है उसको कैपिटल बी के साथ लिखा जा गया है यहाँ पे, इट विल बी लाइक दिस थिंग, बी बार के कॉरस्पॉन्डिंग। तो उसको आप नोट कर सकते हैं, ये फोर मोमेंटम के कॉरस्पॉन्डिंग क्यू लिखा हुआ है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप नोट कर सकते हैं। तो क्यू इज योर फोर मोमेंटम। तो आपका मोमेंटम डिफरेंस कितना है? इनकमिंग पार्टिकल अगर इलेक्ट्रॉन है तो आउटगोइंग पार्टिकल भी आपका इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों की इनकमिंग एंड आउटगोइंग इन कॉरस्पॉन्डिंग आपका कितना चेंज आ गया, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पी ऑफ ई माइनस पी ई बार के कॉरस्पॉन्डिंग आपने लिखा हुआ है। एंड जो आपके पास इलास्टिक स्कैटरिंग है, इलास्टिक स्कैटरिंग में आपके पास इनकमिंग मोमेंटम एंड आउटगोइंग मोमेंटम जो रहेगा दैट शुड बी ओके, मतलब आपका सेम रहना चाहिए, कंजर्वेशन प्रिंसिपल आपका होल्ड करना चाहिए। तो इनका जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन का मोमेंटम आपके पास इनकमिंग एज वेल एज आउटगोइंग जो प्रोटॉन है दैट शुड बी रिटन इन दिस टर्मिनोलॉजी है। इंटरेक्शन है लेग्रांजियन, जो इसके के कॉरस्पॉन्डिंग आप इंटरेक्शन लेग्रांजियन लिखेंगे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के कॉरस्पॉन्डिंग करंट करंट इंटरेक्शन आएगी इसके कॉरस्पॉन्डिंग, शायद आपने पढ़ा भी होगा। तो इंटरेक्शन लेग्रांजियन ऑफ द टू मूविंग चार्ज पार्टिकल इज डिफाइंड बाय द कम्यूटेटर ऑफ द
इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द टू पार्टिकल्स एंड कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए करंट करंट इंटरेक्शन। तो यहाँ पे आप इसको करंट एंड करंट इंटरेक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग लिख सकते हैं। तो दोनों का करंट लिखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन करंट एज वेल एज प्रोटॉन करंट। तो जो प्रोटॉन करंट है यहाँ पे एक स्टैंडर्ड वर्जन में आएगा, बिकॉज प्रोटॉन की इंटरनल स्ट्रक्चर आएगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है पॉइंट लाइक पार्टिकल है, तो इस वजह से इसको जो आपका करंट है, करंट आएगा, करंट के कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी टर्मिनोलॉजी डिफरेंट आएगी, सिंपल आएगी। इंटरेक्शन लग रहा है तो हमारे पास जेम्यू लिखा हुआ है एंड एम्यू लिखा हुआ है। सो जेम्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके कॉरेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के कॉरेस्पॉन्डिंग उसका चार्ज वगैरह यहाँ पे लिखा रहेगा, एंड इनकमिंग पार्टिकल एंड आउटगोइंग वेव फंक्शन जो है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे उसका जो मैट्रिसेस है, गामा मैट्रिसेस जो है यहाँ पे हमने इंक्लूड की हुई है। तो सी पॉल एंड लहरी क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स 225 पेज नंबर है और 170 पेज नंबर आप वहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। तो ये वाला पार्ट आप पॉल एंड लहरी से उठा सकते हैं बेटा, वहां पे आपको लिटरेचर इसका मिल जाएगा, या फिर डीसी जोशी में भी इसका लिटरेचर मिलेगा, वर्टेक्स कैसे लिखा जाता है। द मैट्रिक्स एलिमेंट फॉर दिस प्रोसेस कैसे लिखा जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आपके पास क्या है बेटा, इनकमिंग प्रोटॉन है, सॉरी इलेक्ट्रॉन है, सॉरी इसको हम बार नहीं लिखेंगे, इसमें इसको रेज कर देते हैं यहाँ से। इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटगोइंग इलेक्ट्रॉन भी रहेगा, यहाँ पे आपका मीडिएटर फोटोन है, और जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है तो इट विल बी कॉल्ड पीई प्राइम। उसके कॉरस्पॉन्डिंग मीडिएटर फोटोन है, तो प्रोटॉन के बीच में इंटरेक्शन है, तो दैट विल बी गिवन बाय पी, एंड कॉरस्पॉन्डिंग पी एंड पी प्राइम की कॉरस्पॉन्डिंग है यहाँ पे गामा रहेगा, एंड जो आपका फोर मोमेंटम है दैट इज रिटन इन टर्म्स ऑफ क्यू। तो यहाँ पे क्या रहता है कि जो मैट्रिक्स एलिमेंट लिखेंगे, मैट्रिक्स एलिमेंट प्रोटॉन के ऊपर 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो इसको ई के साथ नोट किया जा सकता है, एंड ई स्क्वायर हमने यहाँ पे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लिखा हुआ है। ठीक है जी। सो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन के कॉरेस्पॉन्डिंग इनकमिंग वेव फंक्शन जो है, इनकमिंग पार्टिकल का वेव फंक्शन उसको साई ऑफ आई के साथ नोट किया गया, आउटगोइंग के कॉरेस्पॉन्डिंग साई बार एंड आई कंजुगेट लिखा हुआ है। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास इनकमिंग प्रोटॉन है तो साई ऑफ पी लिखा हुआ है, आउटगोइंग प्रोटॉन के कॉरेस्पॉन्डिंग साई ऑफ पी प्राइम लिखा हुआ है और कंजुगेट डाला हुआ है। तो इसको आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं। तो दिस इज फॉर द न्यूक्लियन एंड दिस इज फॉर द इलेक्ट्रॉन। जो फोटोन है, वर्चुअल फोटोन है, उसका जो मीडिएटर रहेगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो मीडिएटर है दैट इज गिवन बाय 1/q स्क्वायर। तो वर्चुअल फोटोन का हम कंसेप्ट यहाँ पे लिख रहे हैं, लेकिन ये जो 1/q स्क्वायर फैक्टर लिखा हुआ है, इट इज ओनली फॉर द केस ऑफ पॉइंट लाइक, मतलब पार्टिकल का मास हमने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है जी। सो पॉइंट लाइक कंसिडरेशन है, जो वर्चुअल फोटोन का अगर मास नहीं है, यहाँ पे वर्चुअल फोटोन की बात कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन में बात करेंगे इफ दे आर पॉइंट लाइक पार्टिकल। तो पॉइंट लाइक पार्टिकल के लिए जो मीडिएटर लिखा जाता है वो ऐसे लिखा जाता है। दी फैक्टर क्यू स्क्वायर जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्रोपागेशन ऑफ वर्चुअल फोटोन ऑफ फोर मोमेंटम क्यू बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन, मतलब जो करंट इंटरेक्शन हो रही है वो मीडिएटर के थ्रू हो रही है, दैट इज पॉइंट लाइक। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को हम अगर पॉइंट लाइक मान के चले तो वैसे आप ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे लिख के चले कि आपके पास सिंस प्रोटॉन्स आर नॉट पॉइंट लाइक पार्टिकल्स, तो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि उनका आपको वेव फंक्शन है वो अलग तरीके से लिखना पड़ेगा, और जो उसकी मैट्रिसेस है वो भी आपको अलग तरीके से लिखनी पड़ेगी। So since protons are not point like, the proton current needs to be modified। तो तभी मैंने बोला था कि प्रोटॉन करंट आपको मॉडिफाइड फॉर्म में लिखना पड़ेगा रादर देन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो पॉइंट लाइक है उसका करंट जो करंट इंटरेक्शन सिंपल चलेगी। तो जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन के लिए आप ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन आप जो फोटोन है प्रोटॉन है, प्रोटॉन के लिए आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो आपको इसको मॉडिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको थीटा की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, थीटा म्यू यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपने जो मैट्रिसेस इंक्लूड किए हैं, जो कपलिंग यहाँ पे यूज की हुई है, उसको मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन को आपको थोड़ा सा मॉडल करना पड़ेगा। सो इट कैन बी शोन दैट इट कैन, जो आपके पास इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोटॉन वाला पार्ट जो है उसको आप कैसे लिख सकते हैं, तो इट कैन बी रिटन इन दी टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फैक्टर्स। बिकॉज आपके पास एक स्टैंडर्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है, तो स्टैंडर्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से तो आपको यह मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फैक्टर वगैरह आपके फॉर्म फैक्टर जिसको हम बोलते हैं, बिकॉज एक स्टैंडर्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आपके फॉर्म फैक्टर यहाँ पे टेक केयर किए जाने जरूरी है। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, G1 फैक्टर आएगा एंड G2 फैक्टर आएगा, बोथ विल बी डिपेंडेंट ऑन Q स्क्वायर, जो आपके पास 4 वेक्टर है यहाँ पे। ठीक है जी। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाले फैक्टर आपको इंक्लूड करने पड़ेंगे। अगर ज्यादा डिटेल चाहिए तो बेटा पॉलर लहरी में आप देख सकते हैं। तो G1 यहाँ पे फैक्टर क्या रहेगा, G1 फैक्टर गिव्स हाउ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोटॉन, मतलब उसकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड करेगा। सो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है, चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट है वो वाला पार्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं।
दूसरी चीज आ जाती है बेटा कि G2 जो है कॉरस्पॉन्ड्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इन स्पेस। तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट जो है आपकी वो उसके लिए डिस्ट्रीब्यूट करनी है। मैग्नेटिक मोमेंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट की हुई है उसके यहाँ पे उसका जो फैक्टर वगैरह आएंगे वो सारे G2 में टेक केयर किए जाएंगे। दैट इज इट कॉरस्पॉन्ड्स टू अनोमलस मैग्नेटिक मोमेंट। मतलब जो एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल का जो डिफरेंस आ रहा है उन दोनों के बीच में पॉइंट लाइक एंड एक्सटेंडेड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो डिफरेंस है मैग्नेटिक मोमेंट का वो सारे का सारा G2 में टेक केयर किया जाएगा। उनके कॉरेस्पॉन्डिंग मैट्रिसेस भी डिफरेंट हो जाएगा। सो जो सिग्मा न्यू इनटू न्यू दे रखी है ये आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन को कॉरेस्पॉन्ड करेगा। ठीक है जी। तो इफ वी टेक अगर G1 को हम इक्वल टू 1 मान लें इट कुड गेट बैक द इक्वेशन फॉर द पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर। तो हम इसमें पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर में पहुंच जाएंगे बिकॉज इन द लिमिट क्यू स्क्वायर अगर 0 को अप्रोच करेगा तो उसमें हमारा जो वर्टेक्स है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। तो इन दी लिमिट क्यू स्क्वायर टेंडिंग टू 0 दैट इज देयर इज नो मोमेंटम ट्रांसफर और देयर इज नो इंटरेक्शन और स्कैटरिंग। पार्टिकल आपस में पास आए और चले गए कोई मतलब नहीं होगा इन दोनों को एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो देयर इज नो इंटरेक्शन इफ क्यू स्क्वायर टेंड्स टुवर्ड्स 0। तो इस केस में क्या रहेगा हम देख सकते हैं G1 जो रहेगा वो चार्ज को कॉरेस्पॉन्ड करेगा एंड G2 जो रहेगा दैट इज अनोमलस मैग्नेटिक मोमेंट दैट इज 1.79 का जो डिफरेंस आता है मैग्नेटिक मोमेंट में बिकॉज 2.79 होना चाहिए आता अगर पॉइंट लाइक है तो 1 है तो दोनों का डिफरेंस जो है यहाँ पे आप टेक केयर कर सकते हैं। So for explaining the electron-proton scattering, the guy going nearby, we redefine this electromagnetic form factor. तो जो पहले लिखा हुआ था that was rough parameterization, उसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिख सकते हैं जो स्कैटरिंग को प्रॉपरली टर्मिनाइज करेगा। ठीक है, टर्मिनोलॉजी में हम उसको लेके चलेंगे। तो G1 को हम लिख सकते हैं F1 की टर्म में जिसको हम बोलते हैं फॉर्म फैक्टर्स। तो G2 को हम F2 की फॉर्म में लिख सकते हैं एंड G2 जो है वो मास और प्रोटॉन के ऊपर डिपेंड करेगा। जो पहला है G1 है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रक्चर के बारे में मतलब उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। दूसरा क्या है मैग्नेटिक मोमेंट कैसी है। दोनों चीजें हमें टेक केयर करनी पड़ेंगी। तो दीस आर F1 एंड F2 आर नाउ कॉल्ड फॉर्म फैक्टर्स। तो यहाँ पे आपको एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ जाएगा डिस्कस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग विद टर्म्स टू फॉर्म फैक्टर्स। तो आपको सारे के सारे फैक्टर्स फॉर्म फैक्टर वगैरह यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। So F1 जो है F1 correspond to distribution of charge and F2 correspond to anomalous magnetic moment जैसा आपने G1 एंड G2 के केस में वहां पे देखा था। ठीक है जी। सो F1 will turn out to be अगर हमारे पास Q square returns to 0 मतलब अगर पार्टिकल्स आपस में से इंटरेक्ट नहीं करते तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिट 1 आ जाएगा एंड F2 जो है 1.79 आपके पास दे देगा। तो ये चीज आप देख सकते हैं बेटा। नाउ द मॉडिफाइड प्रोटॉन करंट जो मॉडिफिकेशंस के बाद हमारे पास मॉडिफाइड आफ्टर द एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर जो है जो अगर लिखना चाहे तो एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर को आप कैसे लिख सकते हैं। तो दिस इज एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हम एक्सप्लोर करते हैं तो वहां पे क्या आएगा एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाले फैक्टर आपको देखने पड़ेंगे। तो चार्ज तो आएगा ही आएगा, आपका आउटगोइंग प्रोटॉन भी रहेगा, इनकमिंग प्रोटॉन भी रहेगा। इंटरेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपके पास इंटरनल स्ट्रक्चर होनी चाहिए दैट इज गिवन बाय F1 F2। आप किसी इंटरेक्शन को तभी डिफाइन कर सकते हैं अगर आपके पास इंटरनल स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, अदरवाइज आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे चाहिए होगी बेटा। तो सारे के सारे फैक्टर आपको F1 एंड F2 G1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी गई है, यहाँ पे G2 की वैल्यू बेटा पुट कर दी गई है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग फैक्टर वगैरह लिखे हुए हैं। तो ये वाले फैक्टर आपको इंक्लूड करने पड़ेंगे। वंस वी नो द मैट्रिक्स एलिमेंट, अगर हमारे पास प्रोटॉन की इंटरनल स्ट्रक्चर आ गई उसके बाद अगर हमारे पास ये वाले सारे फैक्टर पता चल जाते हैं, F1 F2 पता चल जाता है से गामा म्यू और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास सिग्मा म्यू न्यू अगर आपको पता चल जाता है तो आपके पास मैट्रिक्स एलिमेंट फाइंड आउट करना कोई बड़ी बात नहीं रह जाएगी। तो अगर आपके पास मैट्रिक्स एलिमेंट पता चल जाता है तो आप डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन लिख सकते हैं कि आपके पास इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की स्कैटरिंग का डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन कैसा रहेगा। तो यहाँ पे इट विल बी गिवन बाय सिग्मा एम जिसको हम मॉड क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। ठीक है जी, मॉड क्रॉस सेक्शन, इसको मॉड स्कैटरिंग भी बोलते हैं। ये वाला पार्ट हम इलेक्ट्रॉन से में भी डिस्कस करेंगे मॉड स्कैटरिंग होती क्या है। तो इसको हम एलैबोरेट करने के लिए ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो जो आपका डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन रहेगा दैट विल बी रिटन इन टर्म्स ऑफ मॉड क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय द फॉर्म फैक्टर टर्म। सो F1 स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर बाय 4
m स्क्वायर मास ऑफ प्रोटॉन है, 2 टाइम्स f1 प्लस f2 स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस f2 स्क्वायर, ये सारा का सारा पार्ट आपको ऐसा चीज यूज करना पड़ेगा, वेयर थीटा इज द स्कैटरिंग एंगल। जो मॉड स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है, अज्यूमिंग न्यूक्लियस आर पॉइंट लाइक, मॉड क्रॉस सेक्शन किसको कॉरेस्पॉन्ड करेगा, जहां पे हमारे पास पॉइंट लाइक इंटरेक्शन है, मतलब इनकमिंग पार्टिकल आउटगोइंग पार्टिकल, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आउटगोइंग इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में स्कैटरिंग एंगल थीटा हो गया, एंड दीज आर पॉइंट लाइक, उसको हम बोलते हैं मॉड क्रॉस सेक्शन। अगर हमारे पास इंटरेक्शन जीरो हो जाती है तो हमारे पास क्या रिजल्ट बनेगा, पॉइंट लाइक इंटरेक्शन बचेगी, एंड जिसको हम सिग्मा एम के साथ लिखते हैं, स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन हमारे पास सिंपल सा ही बनेगा। तो एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन कैसी आ जाती है, अगर हमारे पास पॉइंट लाइक रिजल्ट होता है तो कैसा आना चाहिए, और अगर एक्सटेंडेड डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो कैसा आना चाहिए। तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स जो है हमारे पास यहाँ पे प्लॉट कर दिए गए हैं। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोब दी प्रोटॉन, हम अब हमें पता है कि प्रोब को, अगर प्रोटॉन को प्रोब करना है तो प्रोटॉन का जो रेस्ट मास होता है एटलीस्ट उससे ज्यादा आपको एनर्जी चाहिए होगी, बिकॉज ई इज इक्वल टू एम के बराबर होता है। ठीक है जी, जितना मास है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी चाहिए होगी आपको। तो प्रोटॉन का जो मास होता है 938 MeV के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन इसको हम अप्रोक्सीमेट करके 1 GeV लिख सकते हैं, तो ऑलमोस्ट 1000 MeV के बराबर है, तो GeV लिख सकते हैं। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रूव द प्रोटॉन इन केस ऑफ इलास्टिक स्कैटरिंग इज अराउंड 1 GeV। तो 1 GeV के अप्रोक्सीमेटली आपके पास एनर्जी आनी चाहिए। तो जो एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन है क्लियरली इंडिकेट्स दैट एक्सपेरिमेंटल कर्व शोज डेविएशन फ्रॉम द पॉइंट लाइक मॉड क्रॉस सेक्शन कर्व। तो हमारे पास जो रिजल्ट है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या पता चलता है, जो मॉड क्रॉस सेक्शन है उससे थोड़ी सी डेविएशन हमें देखने के लिए मिलती है। दिस शोज दैट प्रोटॉन शुड नॉट बी कंसीडर्ड एज पॉइंट लाइक रादर देन instead it was established that at the periphery of proton there is more charge, positive charge, मतलब प्रोटॉन की पेरिफेरी में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है rather than the core। तो हम लेटर ऑन स्टेजेस में भी बात कर सकते हैं कि उसकी जो स्ट्रक्चर कैसी है। तो यूयूडी हो सकता है, इंटरनल स्ट्रक्चर यू की हो सकती है, उसके ऊपर यू हो सकता है, और सॉरी डी हो सकता है, और ऊपर आपके पास यू हो सकता है, तो आपके पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रह जाएगा। तो ऐसी स्ट्रक्चर भी कोई ना कोई आपके पास एग्जिस्ट कर सकती है, मतलब आपके पास इंटरनल स्ट्रक्चर आपको देखनी पड़ेगी, कैसा कैसा स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिल सकता है। ऐसी भी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर सकती थी, लेकिन आपका स्ट्रक्चर अगर आउटर बाउंड्री में ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है तो आपको देखना पड़ेगा कैसे आ रहा है। ठीक है, तो ये वाली चीज आप देख सकते हैं। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ द फॉर्म फैक्टर्स और फाइंडिंग चार्ज रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं और दे देता हूं। तो यहाँ से आप चार्ज रेडियस के बारे में भी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि आपके पास प्रोटॉन है, प्रोटॉन के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है कितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है कितना नहीं है, बिकॉज वहां पे अप एंड डाउन है, एक नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव वाले है, देखना पड़ेगा। तो चार्ज रेडियस इज आल्सो कॉल्ड द स्लोप ऑफ द फॉर्म फैक्टर, इसको स्लोप ऑफ द फॉर्म फैक्टर के साथ भी डिनोट किया जाता है। थोड़ा सा आपको समझ आएगा, थोड़ा सा नहीं आएगा। अगर आपको रेफरेंस चाहिए तो आप वहां से पॉलर लहरी बुक देख सकते हैं। अगर डिटेल्ड डेरिवेशंस चाहिए या डिटेल्ड आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपके सिलेबस के हिसाब से जो आपको इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है सिर्फ वही प्रोवाइड कर रहा हूँ, ज्यादा डिटेल में नहीं है। तो चार्ज रेडियस क्या रहेगा, चार्ज रेडियस इज आल्सो कॉल्ड स्लोप ऑफ द फॉर्म फैक्टर। तो स्लोप ऑफ द फॉर्म फैक्टर जो होती है वो चार्ज रेडियस के बराबर होती है। तो द एक्सपेरिमेंटल डाटा कैन बी एनालाइज्ड टू यील्ड सम काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्लोप फॉर द केस ऑफ न्यूक्लियस। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सपेरिमेंटल डाटा है वहां से हम इसकी स्लोप वगैरह निकाल के चार्ज रेडियस की वैल्यू वगैरह फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सेंटर ऑफ मास के केस में हम अगर सेंटर ऑफ मास मान के चलते हैं, सिस्टम लेके चलते हैं, तो उसमें जो मेरा फोर मोमेंटम है इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, दैट इज जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है और उसका जो मोमेंटम है दोनों को सेपरेट आउट किया जा सकता है, बिकॉज दीज आर फोर फैक्टर्स। ठीक है, 3 मोमेंटम एंड 4 मोमेंटम के कॉरस्पॉन्डिंग आप इसको नोट कर सकते हैं। फॉर इलास्टिक स्कैटरिंग, इलास्टिक स्कैटरिंग के लिए जो आउटगोइंग इलेक्ट्रॉन है दोनों की एनर्जी और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन की जिनकी दोनों की एनर्जी आपकी सेम रहेगी, बिकॉज स्कैटरिंग में कुछ भी एनर्जी एक्सचेंज अलाउड नहीं है यहाँ पे इलास्टिक के केस में। दैट इज देयर इज नो चार्ज चेंज इन एनर्जी। तो उस केस में आपके पास ये वाला फैक्टर G1 जो है आप सिंपली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कॉरस्पॉन्डिंग आप लिख सकते हैं। तो फॉर्म फैक्टर इज फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दी चार्ज डेंसिटी। तो सिंपल सा है, बिकॉज जीवन जो है वो चार्ज डेंसिटी को कॉरस्पॉन्ड करता है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप उसको जो फोरियर ट्रांसफॉर्म के कॉरस्पॉन्डिंग लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप इसको सॉल्व वगैरह करके इसको फैक्टर वगैरह निकाल के आप देख सकते हैं। तो मैंने जो फोरियर एक्सपोनेंशियल सीरीज है e रेस्ट पर आयोटा x है उसको आपने सिंपल लिखा हुआ है y1 प्लस आयोटा x हो गया प्लस 1 प्लस आयोटा इनटू x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल ऑल दैट स्टफ। जो इसकी एक्सपेंशन सीरीज है उसको अप्लाई करिए, जो आपके पास टर्म बचती है वो देखना पड़ेगा, जो नहीं बचती है उसको कौन सी जीरो हो जाएगी वो देख सकते हैं। तो जितने भी फैक्टर वगैरह हैं उसको आप स्टडी कीजिए। तो यहाँ पे आपके पास एक सिंपल डेंसिटी की टर्म आएगी, एक आपके पास डाइपोल मोमेंट वाली टर्म आ सकती है, या देखना पड़ेगा उसके रिगार्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो आपके पास
डेंसिटी है, डेंसिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग आप सिंपल इसकी जी आई इज इक्वल टू 0 आ जाता है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फर्स्ट टर्म आ जाती है, जो आपके पास चार्ज रेडियस वाली टर्म है, तो चार्ज रेडियस वाली टर्म जहां पे आप डिनोट कर सकते हैं, दैट इज एक्सपेक्टेशन वैल्यू टेल्स अस हाउ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो सेकंड टर्म जो है वो हमारे लिए क्रूशियल है यहाँ पे। ठीक है जी। तो जो आपके पास फॉर्म फैक्टर है, फॉर्म फैक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फैक्टर्स हैं, उसको जो डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव लेंगे क्यू स्क्वायर के साथ, इट विल टर्न आउट टू बी -1/6 इनटू आर स्क्वायर के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ द फॉर्म फैक्टर और चार्ज रेडियस। में डिटेल थोड़ी सी दे रखी है, अगर आपको डाइजेस्ट होती है ठीक है, नहीं तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं डिटेल के साथ। ठीक है जी। सो सॉल्व इसको कैसे किया जाता है, इसको सोल्यूशन मैंने ऑलरेडी नीचे प्रोवाइड कर दिया, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है, उसको आप एक बार देख लेना, मैंने सारे डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड कर दिए। तो चार्ज रेडियस जो है उसको कैसे कितना होता है, -1.114 फर्मी मीटर स्क्वायर के कॉरेस्पॉन्डिंग लिखा है। सो एन तो न्यूट्रॉन हैज मोर नेगेटिव चार्ज एट पेरिफेरी रादर देन प्रोटॉन। तो अगर प्रोटॉन का चार्ज रेडियस निकालें तो 0.7 फर्मी स्क्वायर के भी बराबर आ जाता है। तो प्रोटॉन की जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज डिफरेंट, न्यूट्रॉन की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलग से आती है। तो ये वाला पार्ट तो सेम हो जाता है। ठीक है जी। तो ये वाला पार्ट जो मैंने अभी बताया है ऑलरेडी, जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था, उसी के रिगार्डिंग थोड़े से नोट्स बना रखे थे, दैट इज ऑल। ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग का भी जो डिटेल्स चाहिए थी वो भी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, तो सेम सेम यहाँ पे नोट्स कॉपी है। और इसमें क्या चाहिए तो थोड़ी सी आप डिटेल्स देख सकते हैं। तो अगर आप चार्ज रेडियस को छोड़ना भी चाहिए तो छोड़ सकते हैं, बिकॉज ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट ये वाला नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग के कॉरेस्पॉन्डिंग जितना डिटेल्स चाहिए था वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपके पास जितना रेलिवेंट पोर्शन था उसको आप स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है बेटा डीप इन इलास्टिक स्कैटरिंग, DIS वाला पार्ट। ठीक है। तो डीप इन इलास्टिक स्कैटरिंग वाला जो पार्ट है बेटा वो हम नेक्स्ट टाइम ही स्टार्ट करेंगे, बिकॉज अदरवाइज क्या होगा, आप बीच में लिंक टूट गया तो ये वाला पार्ट हम दोबारा उतनी मेहनत मुझे करनी पड़ेगी। सो इसको हम नेक्स्ट टाइम ही स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच। अगर कोई डाउट है या क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग तो बताइए।